नमस्कार। आज की इस डीप डाइव स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस ब्रीफिंग में स्वागत है। दुनिया की भू राजनीति यानी जियोपॉलिटिक्स बड़ी तेजी से बदल रही है और इस नए गेम में नई और बिल्कुल चौंकाने वाली चालें चली जा रही हैं। जरा सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक तरफ एक मिलिट्री डिक्टेटर के लिए रेड कार्पेट बिछा रहा है और ठीक उसी वक्त हजारों किलोमीटर दूर मेडिटेरेनियन सी के एक छोटे से द्वीप को खतरनाक हथियारों से लैस कर रहा है। आखिर चल क्या रहा है? यही हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल है। आगे बढ़ने से पहले अगर ऐसी ही शार्प और इन डेप्थ जियोपॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हम ऐसी हाई लेवल ब्रीफिंग्स लगातार लाते रह सकते हैं। तो चलिए फटाफट आज के मेन पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। पहला, बदलते हुए ग्लोबल अलायंसेस। दूसरा, म्यांमार और ईस्टर्न सिक्योरिटी। तीसरा, साइप्रस के जरिए टर्की को काउंटर करना। चौथा, एंटी ड्रोन डिफेंस की पावर। और पांचवां, इस पूरे रीजनल शक्ति संतुलन का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से, शिफ्टिंग ग्लोबल अलायंसेस, या कहें एक डुअल फ्लैंक स्ट्रैटेजी। एक वक्त था जब डिप्लोमेसी में एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना स्टैंडर्ड प्रैक्टिस थी, लेकिन अब टाइम है प्योरली प्रैग्मैटिक अप्रोच का। इस नई स्ट्रैटेजी को अगर स्पेशल मैप पर समझें तो ये दो अलग अलग थिएटर्स में बटी हुई है। एक है ईस्टर्न थिएटर, जिसका मेन फोकस म्यांमार बॉर्डर है, और दूसरा है वेस्टर्न थिएटर, जो सीधे साइप्रस और मेडिटेरेनियन रीजन पर टारगेट करता है। बेसिकली दोनों विपरीत दिशाओं में एक बहुत ही कैलकुलेटेड डिप्लोमैटिक गेम खेला जा रहा है। आइए सबसे पहले ईस्टर्न फ्लैंक पर चलते हैं। यहाँ फोकस है म्यांमार और नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी पर। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस मिलिट्री लीडरशिप से एक लंबा फासला रखा गया था, अचानक उसके साथ आगे बढ़कर हाथ क्यों मिलाया जा रहा है? इसका जवाब बिल्कुल जमीनी हकीकत में छिपा है। इसे एक सिंपल चेन ऑफ इवेंट्स से समझते हैं। मणिपुर में अनरेस्ट शुरू होता है, इसका फायदा उठाकर नॉन स्टेट एक्टर्स बॉर्डर के इस पार और उस पार आते जाते हैं। अब इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए सीमा पार म्यांमार की सेना की तुरंत जरूरत पड़ती है, और यही वजह है कि म्यांमार के मिलिट्री लीडर मिन आउंग लाइंग को फॉर्मली निमंत्रण भेजा गया है। यानी डोमेस्टिक बॉर्डर सिक्योरिटी ही यहाँ फॉरेन पॉलिसी तय कर रही है। यहाँ इनके डिप्लोमैटिक रियलिटी को भी क्लियर करना जरूरी है। 2021 में जब मिन ऑन्ग लाइंग ने सत्ता पर कब्जा किया तो वेस्टर्न कंट्रीज ने इन पर कड़ी पाबंदियां लगा दी थी, लेकिन रशिया और चाइना ने ग्राउंड रियलिटी को एक्सेप्ट करते हुए इन्हें एससीओ समिट में होस्ट किया, और अब बिल्कुल वही प्रैग्मैटिक रवैया अपनाते हुए इन्हें जून में न्यू दिल्ली आने का न्योता दिया गया है। ठीक है, अब थोड़ा वेस्टर्न फ्लैंक की तरफ घूमते हैं। यहाँ कहानी शुरू होती है साइप्रस के जरिए टर्की को काउंटर करने की। ये दी मेडिटेरेनियन पिवट है। इस मूव को समझने के लिए थोड़ा टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 1974 में टर्की ने नॉर्दर्न साइप्रस पर मिलिट्री ऑक्यूपेशन कर लिया था, जो इनके बीच आज तक एक बहुत ही तनावपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी और साइप्रस के प्रेसिडेंट क्रिस्टोडुलिडस ने आपसी रिलेशंस को जबरदस्त तरीके से अपग्रेड किया है, और अब इसका नतीजा ये है कि 2025 से 2031 तक के लिए एक एक्सटेंसिव बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन एक्टिवेट हो गया है। लेकिन असल मास्टर स्ट्रोक क्या है? ध्यान दीजिए, एक MOU साइन हुआ है, टेक्निकल अरेंजमेंट ऑन सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस। सुनने में ये बड़ा ही नॉर्मल ह्यूमैनिटेरियन अग्रीमेंट लगता है ना? पर टेक्निकली ये इनडायरेक्टली भारतीय नेवी के वॉरशिप्स को साइप्रस के पोर्ट्स पर डॉक करने का एक रास्ता और परमिशन दे देता है। और ये स्ट्रैटेजिक दोस्ती सिर्फ शिप डॉकिंग तक सीमित नहीं रहने वाली। चलिए चौथे हिस्से पर आते हैं, एंटी ड्रोन डिफेंस कैपेबिलिटीज और साइप्रस को सीधे तौर पर हथियारों से लैस करना। साइप्रस ने डिफेंस इक्विपमेंट की ऑफिशियली डिमांड की है, और उनका सबसे बड़ा इंटरेस्ट है हाई टेक एंटी ड्रोन सिस्टम्स में। भारत का जो एंटी ड्रोन सिस्टम है वो ऑपरेशन सिंदूर में प्रैक्टिकली बैटल टेस्टेड और प्रूवन साबित हो चुका है। साइप्रस को एग्जैक्टली ऐसी तकनीक चाहिए जो स्पेसिफिकली उन टर्किश ओरिजिन ड्रोन्स को गिरा सके जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान जैसी जगहों पर पहले ही देखा जा चुका है। ये कितना बड़ा स्टेटमेंट है, इसका अंदाजा साइप्रस के अधिकारियों के इन्हीं शब्दों से लगाइए। इंडियाज वेपन्स आर बैटल टेस्टेड और हम इन डिफेंस कैपेबिलिटीज को खरीदना चाहते हैं। ये कोट परफेक्टली दिखाता है कि ग्लोबल लेवल पर रक्षा उत्पादन पर विश्वास कितनी तेजी से बढ़ रहा है और कैसे एक मेजर ग्लोबल आर्म्स एक्सपोर्टर के रूप में नई इमेज बन रही है।
और बात यहाँ खत्म नहीं होती। फ्यूचर में ये डिफेंस डील्स मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स तक भी एक्सपैंड होने की बात हो रही है। आगे के डिस्कशंस ऑलरेडी इसी दिशा में पॉइंट कर रही हैं। अब आते हैं इस ब्रीफिंग के आखिरी और सबसे क्रूशियल भाग पर, रीजनल पावर डायनामिक्स और इन सब का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। अलग अलग दिखने वाले ये स्टेप्स जब कनेक्ट होते हैं तो भू राजनीति का बैलेंस कहाँ जा रहा है। दोनों साइड की अप्रोच को बिल्कुल न्यूट्रली कंपेयर करके देखते हैं। एक तरफ टर्की का स्टांस है अपना क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाना और कश्मीर के सेंसिटिव मुद्दे पर कंटिन्यूअसली विरोधियों का ओपनली साथ देना। दूसरी तरफ इसकी बिल्कुल नपतुली प्रतिक्रिया सामने आई है, डिफेंस पैक्ट्स के जरिए स्ट्रेटेजिक एनसर्कलमेंट करना और मेडिटेरेनियन में टर्की के सीधे राइवल्स को मिलिट्री पावर देना। इस अग्रेसिव डिफेंस डिप्लोमेसी का ग्राउंड इम्पैक्ट इंस्टेंटली देखने को मिल गया है। टर्किश मीडिया और वहां के टॉप थिंक टैंक्स में इस नए गठबंधन को लेकर एक क्लियर अलार्म और बेचैनी देखी जा रही है। उनकी एनालिसिस ये है कि उनके विरोधियों को एक साथ लाया जा रहा है, जिसने रीजन में कूटनीतिक हुलचल मचा दी है। तो इस इन डेप्थ विश्लेषण के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या ट्रेडिशनल रास्तों को छोड़कर इस तरह के प्रैग्मैटिक डिप्लोमैटिक शिफ्ट्स, जैसे सिक्योरिटी के लिए जुंता लीडर को आमंत्रित करना और मेडिटेरेनियन में एक द्वीप को आम करना, आज के वक्त की सबसे सही अप्रोच है? नीचे कमेंट्स में इस पर अपने विचार जरूर शेयर करें कि इसका लॉन्ग टर्म नतीजा क्या होगा। इस ब्रीफिंग से जुड़ने के लिए धन्यवाद।